तो आई होप आपको याद होगा, एज यूजुअल हम ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं, हमने अपने मशीन में टर्बो CIDE इंस्टॉल कर लिया है, जैसा मैं आपको रोज रिकॉल करवा रहा हूं। इट्स प्रोडक्ट ऑफ बोरलैंड, फाइन। देन इसके बाद हम ये भी मानकर चल रहे हैं, इसके अंदर हमें फाइल एडिट, इनके साथ साथ दो इंपॉर्टेंट मेन्यूज और मिलते हैं, एक का नाम होता है कंपाइल और एक होता है रन। और इस IDE के अंदर हमारा पैसिव प्रोग्राम लिखे। पिछले 2 दिनों में हमने हेडर फाइल समझ लिया, भी समझा stdio.h, और conio.h हम हमारे प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं। अब आज हमारा नेक्स्ट पॉइंट को लेकर हो, जो है इज इट क्लियर नाउ? अब वॉइस क्लियर है? इज द वॉइस क्लियर नाउ? इज द लैगिंग क्लियर नाउ? वेरी गुड। तो अब ये मान लीजिए, ये मैंने printf में अपना टेक्स्ट प्रिंट करा हुआ है, विच इन आवर केस इज द वर्ड हेलो यूजर। ये हमारा फर्स्ट कोड है जिसे हम लोग कर रहे थे ट्रेस। अब इस कोड में हमने अभी तक 2 चीजें पढ़ ली हैं, stdio और conio क्यों लिखते हैं, और दोनों हेडर फाइल्स का पर्पस क्या होता है। अब आज के लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर सिंबल को लेकर, जो आपको दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ हैश। ठीक है, अगर आपने लेक्चर्स मिस नहीं कर रहे हैं तो मैंने आपसे कहा था, सी प्रोग्रामिंग में अधिकतर सिंबल्स का अपना स्पेशल नाम होता है, राइट। तो आज सुनिए हैश को पर्टिकुलरली सी में क्या बुलाते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है ये हैश का सिंबल सी में क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा हैश के सिंबल को हम सी लैंग्वेज में बोलते हैं POUND, पाउंड। आई रिपीट, द सिंबल ऑफ हैश इन सी प्रोग्रामिंग इज बेटर नोन एज द सिंबल ऑफ पाउंड। इसको पाउंड बोलते हैं अपन। और कोई भी लाइन अगर हैश से शुरू होती है, कोई भी लाइन अगर हैश से शुरू होती है, तो उसे सी में हम बुलाते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। कोई भी लाइन अगर हैश से शुरू होती है तो उसे हम सी में बुलाते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये जो शुरुआत की 2 लाइनें ये अपने आप में क्या कहलाएंगी, तो आप मुझे बोलेंगे मेरे प्रोग्राम की जो शुरुआत की 2 लाइनें हैं वो अपने आप में कहलाएंगी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। रिमेंबर दिस। तो फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई भी लाइन आपके प्रोग्राम में जो शुरू हैश से की जाए वो लाइन अपने आप में कहलाएगी द लाइन विच इज बिगिनिंग विद पाउंड, और वो पूरा स्टेटमेंट जो आपने हैश इंक्लूड लिखा है वो पूरा स्टेटमेंट अपने आप में कहलाएगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। द सिंबल ऑफ हैश is better known as pound, and any line which begins with hash is better known as pre-processor directive. First point clear? Everyone please respond. First point clear? Right. अब आता है अगला सवाल, ये pre-processor directive अपने आप में क्या होता है। तो बहुत सिंपल है इसका मतलब समझना। आप सिर्फ इसे 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। तो मुझे सबसे पहले बताइए प्री का मतलब क्या होता है। क्या मैं कह सकता हूं प्री का मतलब बिफोर है? कहना से प्री मतलब बिफोर, ओके। प्रोसेसिंग का मतलब आप लीजिए कंपाइलेशन, प्रोसेसिंग का मतलब आप ले लीजिए कंपाइलेशन। और ये जो डायरेक्टिव्स है इसका मतलब आप ले लीजिए इंस्ट्रक्शंस। ये जो डायरेक्टिव है इसका मतलब आप ले लीजिए इंस्ट्रक्शन। तो अगर हम इसके सेकंड ऑल्टरनेट को बोले तो हमें ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ये बन गया बिफोर कंपाइलेशन इंस्ट्रक्शन। ये बन गया बिफोर कंपाइलेशन इंस्ट्रक्शन। यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आपके प्रोग्राम के वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कंपाइलर तक प्रोग्राम जाने के पहले ही कर दिए जाते हैं सॉल्व। आई रिपीट, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव
आपके प्रोग्राम के वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपके प्रोग्राम के कंपाइलर तक जाने से पहले ही कर दिए जाते हैं सॉल्व। आप याद कीजिए अपना फर्स्ट लेक्चर, मैंने आपसे कहा था प्रोग्रामिंग में 3 स्टेप्स होते हैं। जल्दी बोलिए, डिड आई से प्रोग्रामिंग में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है प्रोग्राम लिखते हैं, दूसरा स्टेप होता है कंपाइल करते हैं, तीसरा स्टेप होता है अपन रन करते हैं। बट याद रखिएगा सी में, ध्यान से सुनिए, सी में जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो आपका प्रोग्राम कंपाइलर तक जाने से पहले एक और स्पेशल लेयर से गुजरता है, एक और स्पेशल सॉफ्टवेयर से गुजरता है, और वो सॉफ्टवेयर कंपाइलर से पहले आपके प्रोग्राम को पढ़ता है। लेकिन उस सॉफ्टवेयर का काम पूरा प्रोग्राम पढ़ना नहीं है, वो सॉफ्टवेयर सिर्फ उन लाइनों को पढ़ता है जिन लाइनों के आगे क्या लगा है, वेरी गुड, जिन लाइनों के आगे लगा हुआ है सिंबल ऑफ हैश। और इसलिए उस सॉफ्टवेयर का नाम, ध्यान से सुनना, उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है प्री प्रोसेसर, और वो जिन लाइनों को पढ़ता है उसका नाम होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। दैट मीन्स हमारे सी के प्रोग्राम को, आज का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं अगर आप ध्यान से, तो आप सीखेंगे हमारे सी के प्रोग्राम को 2 सॉफ्टवेयर हैंडल करते हैं। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम को हैंडल करता है प्री प्रोसेसर, उसके बाद हमारे प्रोग्राम को हैंडल करने का काम करता है कंपाइलर। जब भी हम कोड कंपाइल करते हैं, पहले हमारा कोड प्री प्रोसेसर के पास जाता है, वो कुछ करता है हमारे प्रोग्राम में। वो क्या करता है मैं आपको अभी बताता हूं, अभी बस सुन लीजिए। वो कुछ करता है हमारे प्रोग्राम में, और जो एक्शंस वो लेता है उसके बाद हमारे प्रोग्राम को पास करा जाता है कंपाइलर के पास। ठीक है, अब सवाल आता है प्री प्रोसेसर हमारे प्रोग्राम में क्या करता है? ऐसे कौन से ऑपरेशंस हैं, ऐसे कौन सा प्रोसेस है जो प्री प्रोसेसर हमारे कोड में करता है? तो बहुत सिंपल है समझना कि प्री प्रोसेसर क्या करता है। जैसा मैंने कहा, प्री प्रोसेसर सिर्फ आपके प्रोग्राम की शुरुआत की लाइनों को पढ़ता है जिनके आगे आपने लिखा है हैश इंक्लूड। अब आप सब मुझे बताइए, इंक्लूड का मतलब क्या होता है? इंक्लूड शब्द का मतलब इंग्लिश में अगर हम लें तो क्या होता है? क्या मैं कह सकता हूं इंक्लूड का मतलब होता है अटैच करना? क्या मैं कह सकता हूं इंक्लूड का मतलब होता है जोड़ना, अटैच करना, कंबाइन करना? कैन आई से दिस? वेरी गुड। तो अगर आप इस लाइन को हिंदी में कन्वर्ट करें, हैश इंक्लूड stdio.h, इस लाइन को अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब निकला, आप प्री प्रोसेसर को बोल रहे हैं मेरे प्रोग्राम में stdio.h को शामिल करो, इंक्लूड करो, अटैच करो। दोबारा सुनिए, हैश इंक्लूड stdio.h का मतलब है आप प्री प्रोसेसर को बोल रहे हैं मेरे प्रोग्राम के अंदर stdio.h को इंक्लूड करो, ऐड करो, शामिल करो। अब आपने अगर लेक्चर्स मिस नहीं करें तो मुझे फटाफट बताइए stdio.h किसका नाम है? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड, stdio.h किसका नाम है? अगर लेक्चर्स मिस नहीं हुए आपके तो आप बताएं। वेरी गुड, stdio.h एक हेडर फाइल का नाम है। परफेक्ट। हेडर फाइल के अंदर क्या होता है? जल्दी जवाब दें, हेडर फाइल के अंदर क्या होता है? फंक्शंस होते हैं। मतलब आप मानते हैं हेडर फाइल में अच्छी खासी कोडिंग होती होगी? आप मानते हैं हेडर फाइल्स में अच्छी खासी कोडिंग होती होगी? वो पूरी की पूरी कोडिंग, वो पूरी की पूरी कोडिंग प्री प्रोसेसर हेडर फाइल से पिक करता है, हेडर फाइल से कॉपी करता है, और आपके प्रोग्राम में लाकर पेस्ट कर देता है, और आपके प्रोग्राम में लाकर पेस्ट कर देता है। और पेस्ट करने से पहले आपके हैश इंक्लूड वाले स्टेटमेंट को डिलीट कर देता है, गायब कर देता है। पूरी कहानी दोबारा मेरे साथ सुनिएगा। जब आप लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, तो आप प्री प्रोसेसर को बोल रहे हैं मेरे प्रोग्राम में stdio.h हेडर फाइल को शामिल करो। अब प्री प्रोसेसर आपके कंप्यूटर से stdio.h को पिक करता है। पहले तो बताइए, क्या हमारे कंप्यूटर में stdio.h है? क्या हमारे लैपटॉप में stdio.h है? बिल्कुल है, आप भूल रहे हैं। बिल्कुल है, आप भूल रहे हैं। लास्ट लेक्चर मैंने आपसे कहा था जब आप अपने कंप्यूटर में आईडीई इंस्टॉल करते हैं तो हर आईडी अपने साथ हेडर फाइल्स लाता है कि नहीं? कहा था मैंने, हर आईडीई अपने साथ हेडर फाइल्स लेकर आता है। उन हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं बने बनाए प्रोग्राम्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं फंक्शंस। तो ये हमारी गलतफहमी है अगर हमें लग रहा है stdio.h हमारे कंप्यूटर में कहां है। हमारे कंप्यूटर में तब तक नहीं थी ये जब तक हमने आईडी नहीं डाला। लेकिन अगर हमने आईडी इंस्टॉल करा अपने कंप्यूटर में, ऑब्वियस सी बात है प्रोग्रामिंग के लिए हम आईडी तो इंस्टॉल करेंगे ना, तो जैसे ही आप आईडी इंस्टॉल करेंगे आपको ये हेडर फाइल सप्लाई हो जाएगी।
आपके कंप्यूटर में हेडर फाइल आ जाएगी। अब प्री प्रोसेसर आपके कंप्यूटर से इस हेडर फाइल को उठाएगा, इसके अंदर के सारे फंक्शंस कॉपी करेगा और जहां आपने अपने प्रोग्राम में लिखा है #include stdio.h, इस लाइन को डिलीट करके, इस लाइन को रिमूव करके इसकी जगह stdio की पूरी कोडिंग पेस्ट कर देगा। यानी अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं, देखिए आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि हमारा प्रोग्राम कैसे कैसे कंपाइलर तक पहुंचता है। नोटिस करिए, आपने प्रोग्राम लिखा अपनी तरफ से कुछ ऐसा, #include, notice very carefully, stdio.h, #include followed by conio.h, फिर इसके नीचे आपका कोड था void main, जो अभी तक हमने नहीं समझा है क्या करता है। फिर इसके नीचे आपने लिखा था clr, फिर इसके नीचे आपने लिखवा था hello user, देन आपने अपना ब्रेस बंद करा हुआ था। ये आपका कोड है, ठीक है। अगर आप भूले ना हो तो मुझे बताइए इसका नाम क्या है, इस कोड का जल्दी जल्दी बोलिए। इस कोड का कुछ नाम दिया था मैंने आपको पढ़ाते वक्त, बेसिक्स। इसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, यही बोलते हैं ना इसको। तो ये आपका सी का सोर्स कोड है। अब सुनिए अंदर क्या होता है। अंदर ये होता है कि जब आप इसे कंपाइल करेंगे तो ये सोर्स कोड किसके पास जाएगा? ये सोर्स कोड सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर के पास जाएगा। क्या नाम है उस सॉफ्टवेयर का जो सबसे पहले हमारे सोर्स कोड को पढ़ेगा? मैंने आज ही आपसे वो नाम शेयर करा। सॉफ्टवेयर का नाम है प्री प्रोसेसर। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है, यस ये एक सॉफ्टवेयर होता है। कहां होता है? सी लैंग्वेज के आईडी में, कंपाइलर में बिल्ट इन होता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में टीसी डालेंगे, ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। क्या करता है ये सॉफ्टवेयर हमारे प्रोग्राम को जब पढ़ता है? तो जब ये आपके प्रोग्राम को पढ़ता है तो याद रखिएगा इसे पूरा प्रोग्राम समझ में नहीं आता है। इसको पूरा प्रोग्राम समझ में बिल्कुल नहीं आता है। तो फिर इसको क्या समझ में आता है? इसको बस शुरुआत की वो लाइनें समझ में आती हैं जिनके आगे क्या लगा है, जिनके आगे क्या लगा है, जिनके आगे लगा हुआ है सिंबल ऑफ हैश। मेरे प्रोग्राम में कितनी लाइनें हैं जिनके आगे हैश लगा है? मेरे प्रोग्राम में 2 लाइनें। तो अब प्री प्रोसेसर क्या करेगा? प्री प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में सर्च करेगा। प्री प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में सर्चिंग करेगा। किसकी सर्चिंग करेगा? जरा गौर से देखिएगा। प्री प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में सर्चिंग करेगा 2 हेडर फाइल्स की। कौन सी 2 हेडर फाइल? एक हेडर फाइल आपके कंप्यूटर में होगी stdio.h, एक हेडर फाइल आपके कंप्यूटर में होगी conio.h। एक होगी stdio.h, एक होगी conio.h। क्या ये हेडर फाइल हम देख सकते हैं? बिल्कुल। जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो मैं आपको ये हेडर फाइल्स दिखाऊंगा, ये कैसी दिखती हैं, इनके अंदर क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, ये इन हेडर फाइल्स को पढ़ेगा, ठीक है, इनके अंदर का कोड उठाएगा और जहां आपके प्रोग्राम में लिखा हुआ था #include stdio.h, गौर करिएगा वहां पूरी कोडिंग पेस्ट कर देगा। किसकी? stdio की। और जहां आपके प्रोग्राम में लिखा हुआ था conio.h, वहां पूरी कोडिंग पेस्ट कर देगा। किसकी? conio.h की। पूरा कोड पेस्ट कर देगा और उसके नीचे शिफ्ट हो जाएगा आपका लिखा हुआ कोड। कौन सा कोड? द कोड विच इज कॉल्ड एज void main, जिसके अंदर आपने अपने स्टेटमेंट्स लिख रखे हैं। यानी अगर आप समझ पा रहे हो तो मुझे बताइए, जो प्रोग्राम हम लिखते हैं क्या वो प्रोग्राम सेम टू सेम कंपाइलर तक जाता है या वो प्रोग्राम चेंज हो जाता है? चेंज हो जाता है। उस प्रोग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाता है। क्या चेंज आ जाता है? आपके प्रोग्राम में पूरी कोडिंग stdio.h की पेस्ट हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, कोडिंग ऑफ stdio.h है ये। पूरी कोडिंग पेस्ट हो जाती है conio.h की और फिर इस पूरी कोडिंग के साथ आपका प्रोग्राम जाता है टुवर्ड्स द कंपाइलर। बिल्कुल सही तृप्तांश। हेडर फाइल का कंप्लीट कोड हमारे प्रोग्राम के अंदर हो जाता है पेस्ट और इसलिए जो आपने प्रोग्राम लिखा था उसे सोर्स कोड बुलाते हैं। हाँ या ना? जो आपने प्रोग्राम लिखा था उसे सोर्स कोड बुलाते हैं, लेकिन अब जो कंपाइलर तक पहुंचा उसे सोर्स कोड नहीं बुलाते हैं, उसे सी में हम बोलते हैं एक्सपैंडेड सोर्स कोड। उसे सी में नाम मिला हुआ है एक्सपैंडेड सोर्स कोड। क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं इस नाम को? क्या आप इस नाम को जस्टिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सपैंडेड इसलिए क्यों? नहीं, मशीन कोड नहीं है ये, नहीं है मशीन कोड सारंग। ये ध्यान से सुनो, ये अभी भी सोर्स कोड है। बस फर्क कितना है, आपके प्रोग्राम में हेडर फाइल के नाम थे, हाँ या ना?
आपके प्रोग्राम में हेडर फाइल के नाम थे, है ना, लेकिन एक्सपैंडेड सोर्स कोड में ये नाम हट जाते हैं और इनकी जगह क्या आ जाता है? अभी क्या बताया मैंने आपको? हेडर फाइल की कंप्लीट कोडिंग आकर स्टोर हो जाती है। हेडर फाइल की कंप्लीट कोडिंग आकर आपके प्रोग्राम के अंदर स्टोर हो जाती है। अब दिमाग लगाइए, जब हेडर फाइल का पूरा कोड आपके प्रोग्राम में पेस्ट हो जाएगा, तो क्या आपके प्रोग्राम की साइज नहीं बढ़ेगी? जल्दी बोलिए, क्या आपके प्रोग्राम की साइज नहीं बढ़ेगी, इंक्रीज नहीं होगी? 100% होगी, 100% होगी। और जब साइज बढ़ेगी तो इसका नाम रख दिया गया है एक्सपैंडेड सोर्स कोड। इसका नाम इसी कारण से रखा गया है एक्सपैंडेड सोर्स कोड। इज दिस क्लियर? जल्दी जल्दी बोलिए, ये बात समझ में आई आप सबको? ठीक है, अब अगली जरूरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो एक्सपैंडेड सोर्स कोड है, लिसन केयरफुली, ये जो एक्सपैंडेड सोर्स कोड है, ये आपको दिखेगा नहीं, ये बैकग्राउंड में बनेगा। तो आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा, साबित कैसे करोगे कि एक्सपैंडेड सोर्स कोड बनता है? ये बैकग्राउंड में बनता है, ये हमें दिखता नहीं। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि एक्सपैंडेड सोर्स कोड बना? तो इसका सबसे सिंपल जवाब है, आज आप थ्योरेटिकली सुनिए, प्रैक्टिकल में मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा। इसका सबसे सिंपल जवाब है, जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर ये जरूर बताता है कि उसने आपके प्रोग्राम में कितनी लाइनों को कंपाइल करा। सुनना ध्यान से, जब आप सी में अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर आपको ये जरूर बताता है उसने कितनी लाइनों को कंपाइल करा। आप दिमाग लगाइए, अगर ये प्रोग्राम एज इट इज कंपाइलर तक जाता हो, जो प्रोग्राम अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, अगर यही प्रोग्राम कंपाइलर को मिलता तो कंपाइलर को बोलना चाहिए 7 लाइंस कंपाइल। बताइए, सही बोल रहा हूं? कंपाइलर को बोलना चाहिए 7 लाइंस कंपाइल, क्योंकि आप गिनिए ये 7 लाइंस का कोड है। आप गिनिए, ये 7 लाइनों का कोड मैंने लिखा है। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6 एंड लाइन 7। 7 लाइनों का कोड मैंने लिखा है। लेकिन आपको जानकर सरप्राइज होगा, जब आप इसे कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर आपके स्क्रीन पे मैसेज लिख कर देगा 461, 461 लाइंस कंपाइल्ड। ये आपके स्क्रीन पे मैसेज लिखा हुआ आएगा। अब आप सोचिए, हमने प्रोग्राम कितने लाइनों का लिखा था? 7 लाइनों का लिखा था। कंपाइलर क्या बोल रहा है? कंपाइलर बोल रहा है मुझ तक 461 लाइंस पहुंची हैं। अब सोचिए, अगर कंपाइलर तक 461 लाइंस पहुंची हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बीच में आया जिसने आपके प्रोग्राम की साइज को बढ़ा दिया, और वो सॉफ्टवेयर और कोई नहीं है, वो सॉफ्टवेयर ये है जिसका सी में नाम होता है प्री प्रोसेसर। जिसका सी में नाम होता है प्री प्रोसेसर, राइट? अच्छा, अब अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये कैसे प्रूफ करोगे कि हेडर फाइल्स के ही कारण साइज बढ़ रही है? ये कैसे प्रूफ करोगे? हाँ, बता रहा हूं मैं। इश्नूर, आप 2 मिनट बात मेरी सुनिए, बताता हूं। ये कैसे प्रूफ करोगे कि हेडर फाइल्स के ही कारण साइज बढ़ रही है? तो इसका सिंपल सा जवाब है, आप इसमें एक हेडर फाइल और ऐड करिए। आपको याद होगा एक मैट.h हेडर फाइल भी होती है। जल्दी जल्दी बोलिए, एक मैट.h भी होती है ना? अब नोटिस करिए, इमेजिन करिए मैंने अपने प्रोग्राम में 3 हेडर फाइल्स यूज करी। मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, और मैंने यहां पर एक और हेडर फाइल यूज कर ली mat.h। एवरीवन प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। और उसके बाद वही सेम प्रोग्राम लिखा जो आपको बोर्ड पे मैं बार बार लिख के दे रहा हूं, void main clr printf hello user। इस बार हमने ये कोड लिखा। अब बताइए, मैंने अपनी तरफ से सिर्फ एक लाइन बढ़ाई है ना? गिव मी रिस्पॉन्स प्लीज। मैंने अपनी तरफ से सिर्फ एक ही लाइन बढ़ाई है ना? अब 7 की जगह 8 लाइनें हो गई ना? 7 की जगह 8 लाइनें हो गई ना? लेकिन अब आप नोटिस करिएगा, जब आप इसे कंपाइल करेंगे और ये किस में कन्वर्ट होगा? फटाफट बोलिए, ये किस में कन्वर्ट होगा कंपाइलर तक जाने से पहले? ये कन्वर्ट होगा एक्सपैंडेड सोर्स कोड में। तो कंपाइलर आपको क्या बोलेगा? ध्यान से देखना, ठीक है? यहां पर आकर कॉपी हो जाएगा कोड फ्रॉम stdio.h, यहां पर आकर कॉपी हो जाएगा कोड फ्रॉम conio.h, यहां पर आकर कॉपी हो जाएगा कोड फ्रॉम math.h, और यहां पर बिल्कुल बॉटम पे आपका कोड होगा विच इज void main, जो हमारा अभी समझना बाकी है। अब कंपाइलर आपको बोलेगा 625 लाइंस कंपाइल्ड। ठीक है, सोचिए, मैंने तो सिर्फ एक हेडर फाइल ही बढ़ाई थी ना?
मैंने तो सिर्फ एक हेडर फाइल बढ़ाई थी। जो अभी तक 461 लाइंस थी वो अब कंपाइलर को नजर आने लगी एज 625 लाइंस। इसका मतलब यह हुआ कि एक हेडर फाइल के कारण रफली आपके प्रोग्राम में 150-200 के आसपास लाइनें बढ़ जाती हैं। बोल सकता हूं, एक हेडर फाइल के कारण आपके प्रोग्राम में रफली 150 से 200 के आसपास लाइनें बढ़ जाती हैं। आप ये मत सोचिएगा सर आपको एग्जैक्ट साइज कैसे पता। मैं प्रोग्रामिंग करता रहता हूं, क्लासेस लेता रहता हूं, इसलिए मुझे पता है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप एग्जैक्ट साइज निकाल पाए, बट आप ये देख जरूर सकते हैं कि आप जैसे ही कोई हेडर फाइल लगाएंगे अपने प्रोग्राम में, एकदम से आपके प्रोग्राम की साइज 150-200 लाइनों के आसपास इंक्रीज हो जाएगी। तो कौन जिम्मेदार है आपके प्रोग्राम की साइज बढ़ाने का? जिम्मेदार है हेडर फाइल का कोड, और उस कोड को आपके प्रोग्राम में लाकर पेस्ट कौन करता है? उस कोड को आपके प्रोग्राम में लाकर पेस्ट करता है प्री प्रोसेसर। ये कोड आपके प्री प्रोसेसर के कारण कंप्यूटर में आपके कोड के अंदर पेस्ट होता है, और इसलिए ये कहलाता है अपने आप में एक्सपैंडेड सोर्स कोड। आगे की बात सुनिए, ये एक्सपैंडेड सोर्स कोड अब किसके पास जाता है? ये एक्सपैंडेड सोर्स कोड अब जाता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर इसे कंपाइल करता है। फाइन, जब कंपाइलर इसे कंपाइल करता है तो कंपाइलर इसको किस में कन्वर्ट करेगा? फटाफट बोलिए। जब कंपाइलर इसे कंपाइल करता है तो कंपाइलर इसको कन्वर्ट करेगा इनटू मशीन कोड। वेरी गुड। तो अब आगे की कहानी सुनिए, ये डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। ये एक्सपैंडेड सोर्स कोड अब जाता है उस सॉफ्टवेयर के पास जिसको मैं डे 1 से आपके सामने बार बार रख रहा हूं, जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है कंपाइलर। कंपाइलर इस पर्टिकुलर एक्सपैंडेड सोर्स कोड को पढ़ेगा, और फिर कंपाइलर इस एक्सपैंडेड सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा? कंपाइलर फिर इस एक्सपैंडेड सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा इनटू समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज द, वेरी गुड, इनटू समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज द मशीन कोड। बिल्कुल ठीक। सो लेट मी कंप्लीट द डायग्राम। कंपाइलर इसको उठाएगा और कन्वर्ट कर देगा इनटू समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज मशीन कोड। ये मशीन कोड फिर किसके पास जाता है? ये वाला मशीन कोड which is actually the code of zeros and ones, right? इसी को आप कहते हैं मशीन कोड, इसी को आप कहते हैं बाइनरी कोड। सो लेट मी लेबल इट, दिस इज कॉल्ड मशीन कोड। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर अगर आप देख पाते हैं तो बस 010101 के फॉर्मेट में कोड होता है, जो हम इंसानों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये कोड अल्टीमेटली किसको पास होता है? ये कोड अल्टीमेटली पास होता है टू ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज सीपीयू। याद रखिएगा, ये दोनों मिलकर आपके इस प्रोग्राम को चलाते हैं। दिस कोड देन गोज टू ओएस प्लस सीपीयू कॉम्बिनेशन। आपके कंप्यूटर में विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस मशीन कोड को पढ़ते हैं, और फिर आपको क्या मिलता है? आपको इस मशीन कोड का फिर फाइनली मिलता है आउटपुट। आपके स्क्रीन पे फिर फाइनली जनरेट होते हैं रिजल्ट्स, राइट? ये पूरी स्टोरी होती है आपके प्रोग्राम के बनने से उसके चलने तक की। बिल्कुल देख सकते हैं नेहा, देख तो सकते हैं, समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो मैं आपको ये सब दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल में सब देखेंगे अपन, लेकिन समझ में हमें क्या आएगा? समझ में हमें एक ही चीज आएगी। वो कौन सा कोड है? वो है सोर्स कोड। We humans can understand only one code and that is source code. बाकी सब हमें समझ में बिल्कुल नहीं आता है। बिल्कुल प्री प्रोसेसर कोड ऐड नहीं करता। प्री प्रोसेसर आपकी फाइल में हेडर फाइल्स की कोडिंग ऐड कर देता है, और वो कंप्लीट कोड जो अब आपकी फाइल के अंदर ऐड हो गया है, उस पूरे कोड को अपन बोलते हैं एक्सपैंडेड सोर्स कोड। ठीक है, आशीष को कुछ डाउट है? यस आशीष, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको आशीष, जस्ट अ मोमेंट। जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन है सर। सर ये जो सर हेडर फाइल होती है सर, वो सर कौन से लैंग्वेज में होती है सर? मशीन कोड में होती है या फिर सोर्स कोड वाली लैंग्वेज में होती है? सोर्स कोड में ही होती है। तो अगर सर, तो फिर इससे सर मतलब ये एग्जीक्यूशन टाइम सर बढ़ नहीं जाता अगर इसको सर पेंट्री मशीन कोड कौन लिखेगा बेटा? मशीन कोड लिखना किसके पास टाइम है? आप लिखोगे मशीन कोड? आप जब प्रोग्राम बनाओगे तो मशीन कोड लिखोगे। लेकिन सर अगर हैश इंक्लूड और सर इसका जो सर हेडर फाइल का है वो अगर सर अपन सर अगर पहले ही मतलब डाल दे ये मशीन कोड में, तब तो फिर सर एग्जीक्यूशन टाइम ही घट जाएगा। तो फिर प्री प्रोसेसर कैसे पढ़ेगा? प्री प्रोसेसर को मशीन कोड थोड़ी समझ में आता है। हेडर फाइल वाला पार्ट सोर्स कोड में होता है।
दूसरा पार्ट लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, वो मशीन कोड में होती हैं, जो आप आगे समझेंगे। फंक्शन का कुछ पोर्शन हेडर फाइल में होता है, कुछ पोर्शन लाइब्रेरी फाइल में होता है। जितना हेडर फाइल में वो सब सोर्स कोड के फॉर्म में है, जो लाइब्रेरी फाइल में वो मशीन कोड में है। वो आप आगे समझेंगे हेडर फाइल और लाइब्रेरी फाइल में अंतर क्या है, बट अभी हेडर फाइल मशीन कोड नहीं होती हैं, वो सोर्स कोड ही होती हैं। अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ूं। ये पूरी कहानी क्लियर हुई। और मजेदार बात ये, ध्यान से सुनिएगा, मजेदार बात क्या है, ये जो पूरा प्रोसेस आपने समझा, सोर्स कोड का एक्सपेंडेड सोर्स कोड बनने तक का प्रोसेस और वहां से मशीन कोड बनने तक का प्रोसेस, ये पूरा एक बटन क्लिक पे होता है। और वो बटन क्लिक क्या है? वो बटन क्लिक है कंपाइल। क्योंकि ये एक बटन क्लिक पे होता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि जब वो कंपाइल करते हैं अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहले सोर्स कोड प्री प्रोसेसर के पास जाता है, प्री प्रोसेसर उसे कन्वर्ट करता है एक्सपैंडेड सोर्स कोड में, एक्सपैंडेड सोर्स कोड कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर उसे कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। और फिर आउटपुट कब आता है? कंपाइल करने से आउटपुट आ जाता है क्या? नहीं, आउटपुट के लिए फिर आप रन करते हैं। आउटपुट के लिए फिर आप रन करते हैं। मतलब अगर मैं इन स्टेप्स को नंबरिंग दे दूं तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ध्यान से सुनिएगा, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5, इतना होता है जब आप कंपाइल करते हैं। और स्टेप नंबर 6 और 7 ये होता है जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं। स्टेप नंबर 6 और 7 तब होते हैं जब प्रोग्राम को आप रन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रजा। हैश इंक्लूड की कोडिंग, ध्यान से सुनो, हैश इंक्लूड अगर है तो वो सोर्स कोड है। हैश इंक्लूड की जगह अगर stdio की कोडिंग आ गई है, वहां से लेकर आखिर तक जो लिखा है वो कहलाएगा पूरा पूरा एक्सपैंडेड सोर्स कोड। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस के मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी प्रोसेस है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है मुझे पूरी स्टोरी सुनाओ, सी में प्रोग्राम लिखकर चलाते हैं तो क्या क्या होता है, तो पूरी कहानी आपको वहां सुनानी पड़ेगी। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, व्हाट इज द सिंबल ऑफ हैश कॉल्ड, व्हाट इज द सिंबल ऑफ हैश कॉल्ड, हैश को क्या बुलाते हैं, एंड व्हाई डू वी राइट हैश इंक्लूड। हैश क्या है और हम हैश इंक्लूड क्यों लिखते हैं, जो मैं लिखूंगा उसे पढ़ते चलिएगा। ठीक है, ये नोट्स आपसे शेयर होंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, ताकि आप जब रिवाइज करें तो पता चले इसमें कौन सी लाइन का क्या मतलब है। नंबर 1, द सिंबल ऑफ हैश इन C and C++ programming is called as pound, and any statement in our program that begins with hash is called as preprocessor directive। बताइए, पहला पॉइंट क्लियर? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, पहला पॉइंट क्लियर? अब आइए सेकंड पॉइंट पे। These preprocessor directives are special instructions meant for, जल्दी बोलिए, meant for क्या? कौन हैंडल करता है इन्हें? Preprocessor. They are not handled by the compiler. So these preprocessor directives are special instructions meant for a special software called preprocessor. This preprocessor reads our program even before the compiler reads it. But preprocessor handles only those lines which begin with
pound, which begin with pound. सबको नहीं पढ़ता, बस उतनों को ही पढ़ता है जितनों के आगे हैश लगा है. ओके, फॉलोइंग आर, अब मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आगे सी में हैश लगता है. हमने तो अभी एक ही पढ़ा है ना, हैश इंक्लूड. यस और नो? हमको तो एक ही पता है ना, हैश इंक्लूड. ऐसे कंप्लीट लिस्ट है. इसमें कौन क्या करता है ये आप आने वाले दिनों में पढ़ेंगे. अभी बस लिस्ट सुन लीजिए क्या है. फॉलोइंग आर द प्री प्रोसेसर directives. Following are the preprocessor directives provided by C language. ध्यान दीजिए, पहला है हैश इंक्लूड. ए इज हैश इंक्लूड. कोई अगर पूछता है ये क्या कहलाता है, इसका क्या नाम है, तो इसे सी में हम बोलते हैं फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव. ध्यान से सुनिएगा, हैश इंक्लूड का ऑफिशियल नाम होता है फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव. बी, दूसरा कहलाता है हैश डिफाइन. ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मैक्रो क्रिएशन डायरेक्टिव. दूसरे वाले का नाम है मैक्रो क्रिएशन डायरेक्टिव. ठीक है. तीसरा वाला कहलाता है हैश अनडेफ. इसको क्या बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं मैक्रो रिमूवल डायरेक्टिव. अभी मैंने मतलब किसी का भी नहीं समझाया है. डोंट बॉदर कि इसमें से कौन क्या करता है, अभी मैंने नहीं समझाया है. मैं सिर्फ अभी आपको लिस्ट दे रहा हूं, समझ रहे हैं? तो डोंट बॉदर सर हैश डिफाइन क्या है, हैश अनडेफ क्या है, वो हम पढ़ेंगे. अभी पढ़ा कुछ भी नहीं है. अभी सिर्फ लिस्ट आ रही है आपके सामने कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके आगे सी में हैश लगता है. ठीक है. देन वी हैव फोर्थ ऑप्शन में ढेर सारे नाम हैं. हैश इफ, हैश एल्स, हैश इफ डेफ, हैश इफ एंडेफ, हैश एलिफ और हैश एंडेफ. कितने नाम दिख रहे हैं फोर्थ में, कितने नाम दिख रहे हैं फोर्थ में? दिख रहे हैं आपको 6 नाम, राइट. इन 6 का कलेक्टिव नाम होता है, क्या नाम होता है इनका कलेक्टिव? इनका कलेक्टिव नाम होता है कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव्स. कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव्स, ये इनका नाम होता है. ठीक है. इनमें से हम अभी किसे पढ़ रहे हैं? इनमें से हम अभी पहले वाले को पढ़ रहे हैं. क्या नाम है उसका? उसका नाम है हैश इंक्लूड, जिसका ऑफिशियल नाम है फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव. क्या इन सबको प्री प्रोसेसर ही हैंडल करेगा? क्या इन सबको प्री प्रोसेसर ही हैंडल करेगा? यस, इन सबको प्री प्रोसेसर हैंडल करेगा, क्योंकि इन सब के आगे हैश लगा हुआ है. सबका अलग अलग काम आएगा. यस, सबका अलग अलग काम आएगा. आप आने वाले दिनों में इन्हें पढ़ेंगे, बट अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ पहले वाले को, जो सबसे पॉपुलर है, जिसका नाम है हैश इंक्लूड डायरेक्टिव. बिल्कुल बिल्कुल अहमद, प्री प्रोसेसर कैन ओनली रीड हैश इंक्लूड फाइल्स. परफेक्ट. एनी हैश इंक्लूड हैश स्टेटमेंट इज ओनली हैंडल्ड बाय प्री प्रोसेसर. खाली हैश इंक्लूड ही ना बोले हम, जितनों के आगे हैश लगता है वो सिर्फ प्री प्रोसेसर के लिए बने हैं, किसी और के लिए नहीं. इज दिस क्लियर? कंपाइलर को बिल्कुल समझ में नहीं आता हैश वाला पार्ट. हैश वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ हैंडल करता है प्री प्रोसेसर. ठीक है. चलिए अब आगे सुनिए. पॉइंट नंबर 5. amongst all of them the most popular preprocessor directive कौन है? is the, सबसे ज्यादा यूज कौन सा होगा? आप ही नोटिस करिए, आप 3 दिन से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तीनों दिन किसको यूज होते हुए देखा है आपने? हैश इंक्लूड. सबसे पॉपुलर ये होता है. द मोस्ट पॉपुलर इज हैश इंक्लूड डायरेक्टिव. क्या करता है ये? इट इज यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स टू अटैच व्हाट? अटैच हेडर फाइल सपोर्ट
इन देयर प्रोग्राम्स। किसी भी प्रोग्राम में हेडर फाइल का सपोर्ट चाहिए तो प्रोग्रामर हैश इंक्लूड डायरेक्टिव को यूज करता है। फाइन। जब भी प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड को देखता है वो कुछ स्टेप्स लेता है। सो whenever the preprocessor finds a hash include statement in our program, it takes the following actions. प्री प्रोसेसर ये एक्टिविटीज करता है। नंबर 1, सबसे पहला काम वो चेक करता है हैश इंक्लूड के बाद आपने कौन सी हेडर फाइल का नाम लिखा है। तो सबसे पहले रीड्स द नेम ऑफ हेडर फाइल। किसमें दिया होता है हमने हेडर फाइल? जल्दी जल्दी बोलिए। गिवन इन एंगुलर ब्रैकेट्स। हमने हेडर फाइल का नाम दिया होता है एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर। तो सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जाकर चेक करता है आपने कौन सी हेडर फाइल का नाम लिखा है। ठीक है। उसके बाद प्री प्रोसेसर कॉपी करता है द कंप्लीट कोड, कॉपीज द कंप्लीट कोड ऑफ द मेंशन्ड हेडर फाइल, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, एक से ज्यादा हैश इंक्लूड भी हो सकते हैं। हमने 3 हैश इंक्लूड लगाए थे तो वो ये प्रोसेस 3 बार रिपीट करेगा। ठीक है। सो इट कॉपीज द कंप्लीट कोड ऑफ द मेंशन्ड हेडर फाइल्स and pastes it in our program removing, गौर करिएगा, removing the hash include statement। हमारे प्रोग्राम में जो हैश इंक्लूड स्टेटमेंट होता है उसे हटाकर उसकी जगह हेडर फाइल का पूरा कोड पेस्ट कर देता है। समझ आया? हैश इंक्लूड स्टेटमेंट को हटाकर हेडर फाइल का पूरा कोड पेस्ट कर देता है। इस कारण से प्रोग्राम की साइज बढ़ जाती है। वेरी गुड। ड्यू टू दिस द साइज ऑफ आवर कोड increases and a separate copy of our code is created। क्या कहलाती है कॉपी? This copy is called expanded source code। ये कॉपी अपने आप में कहलाएगी expanded source code। Is this clear? समझ आया? वेरी गुड। फिर ये expanded source code किसके पास जाता है? स्टेप नंबर 7। फिर ये जाता है कंपाइलर के पास। This expanded source code then goes to the compiler। ठीक, कंपाइलर क्या करता है? रन कर देता है ना, कंपाइलर इसे रन नहीं करता। द कंपाइलर फर्दर कन्वर्ट्स इट इनटू, वेरी गुड, मशीन कोड, और दूसरा नाम इसका, और बाइनरी कोड। फर्दर कन्वर्ट्स इट इनटू मशीन कोड और बाइनरी कोड। राइट। ये बाइनरी कोड किसके पास जाता है? दिस बाइनरी और मशीन कोड is then read or executed by the OS plus CPU। और हमें क्या मिलता है? और हमें हमारे प्रोग्राम के रिजल्ट्स, जिन्हें हम बोलते हैं आउटपुट, मिल जाता है। दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ प्री प्रोसेसर एज वेल एज कंपाइलर। बताइए, समझ आया? स्टोरी क्लियर? चलिए, अब इस स्टोरी पे एक छोटी सी क्विज रखें। मैं फटाफट आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप फटाफट मुझे जवाब दीजिएगा। रैपिड फायर राउंड। इस पूरी थ्योरी की समरी इस रैपिड फायर में कंक्लूड हो जाएगी। आदिल, मैं बताऊंगा आपको एंगुलर ब्रैकेट्स ही क्यों आते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी छोड़ दीजिए।
अभी बस इतना सुन लीजिए, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं, हेडर फाइल के नाम दो तरह से लिखे जाते हैं। आदिल का क्वेश्चन है एंगुलर ब्रैकेट से क्यों आते हैं, तो मैं एक चीज आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं। रिमेंबर, देयर आर टू वेज टू राइट द नेम्स ऑफ हेडर फाइल, the names of header files. What are these two ways? पहला है हम लिखते हैं हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट में हेडर फाइल का नाम, और दूसरा आप बहुत जगहों पर देखेंगे लिखा जाएगा हैश इंक्लूड और डबल कोट्स में हेडर फाइल का नाम। दो तरह से आपको प्रोग्रामर्स हेडर फाइल लिखते हुए मिलेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना सुन लीजिए, जो पहला वाला तरीका आप देख रहे हैं हम अभी इसे फॉलो करेंगे। ये किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स के लिए। प्री डिफाइंड हेडर फाइल का मतलब क्या हुआ? जो लैंग्वेज ने आपको बनाकर दी है, जो सी ने आपको बनाकर दी है, राइट। और आगे चलकर जब आप सी में एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आप खुद की हेडर फाइल्स बनाना सीखेंगे। जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तब मैं आपको आपकी खुद की हेडर फाइल्स बनाना सिखाऊंगा, राइट। हम क्या हैं? सी के, हम सी के प्रोग्रामर हैं, तो आप डबल कोट्स में इंक्लूड करेंगे प्रोग्रामर डिफाइंड हेडर फाइल। तो आज एक और बात नहीं पता चली आपको, मतलब हम भी हेडर फाइल्स बना सकते हैं। यस, हम भी हेडर फाइल्स बना सकते हैं, हम भी अपना खुद का कोड हेडर फाइल में डाल सकते हैं। और जब हम हेडर फाइल्स बनाएंगे तो दे आर कॉल्ड एज प्रोग्रामर डिफाइंड हेडर फाइल। उनके लिए एंगुलर ब्रैकेट नहीं लगता, नहीं, उनके लिए डबल कोट्स लगते हैं। क्यों ऐसा? उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको आगे। हमारी हेडर फाइल के लिए एंगुलर ब्रैकेट क्यों नहीं लगता, अभी बस कीप इन माइंड दो सिंटैक्सेस हेडर फाइल के आपको मिलेंगे, एंगुलर ब्रैकेट और डबल कोट। अभी एंगुलर ब्रैकेट क्योंकि हम इसे प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स यूज कर रहे हैं। प्री डिफाइंड हेडर फाइल किसने बनाई? प्री डिफाइंड हेडर फाइल उस कंपनी ने बनाई जिसका आप कंपाइलर यूज कर रहे हैं। हम किसका कंपाइलर यूज कर रहे हैं, जरा बताइए, जल्दी बताइए, हम किसका कंपाइलर यूज कर रहे हैं? बोरलैंड का। तो किसने बनाई ये हेडर फाइल्स? ये हेडर फाइल हमारे लिए बोरलैंड ने बनाई है, राइट। तो हम किसी और कंपनी का कंपाइलर यूज करेंगे तो हेडर फाइल उसकी होंगी। यस, अगर हम किसी और कंपनी का कंपाइलर यूज करेंगे तो हेडर फाइल वो कंपनी हमें बनाकर देगी। जैसे मैक के अंदर एक्स कोड नाम का आईडी होता है, मैक के अंदर एक्स कोड नाम का आईडी होता है, तो उसकी हेडर फाइल्स किसने बनाई? एप्पल ने बनाई है, क्योंकि वो आपको एप्पल ने बनाकर दिया है। बिल्कुल सही, राइट। तो आप जिस कंपनी का आईडी और कंपाइलर यूज कर रहे हैं वो आपको हेडर फाइल्स बनाकर देती है। यस यस यस, बिल्कुल तृप्तांश, आप अगर हेडर फाइल बनाते हो तो आप उसे इंटरनेट पे पब्लिश करोगे, तभी तो लोग यूज कर पाएंगे ना, वरना कैसे करेंगे? आप अगर कोई हेडर फाइल बनाओगे तो आपके कंप्यूटर में रहेगी, पूरी दुनिया को वो हेडर फाइल कैसे मिलेगी? उसके लिए हम अपलोड करते हैं हेडर फाइल्स को, ग्लोबली अपलोड करते हैं, लोग इसे डाउनलोड करते हैं। कहां अपलोड करते हैं जानते हैं? जानते हैं कहां अपलोड करते हैं? अब बात निकली है तो वो भी सुन लीजिए। आप इसे अपलोड करते हैं या तो गिट पे, और या आप इसे अपलोड करते हैं सीडीएन पे। सीडीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडीएन का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्या होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एक सर्वर होता है, एक सर्वर होता है। किसने बनाया ये सर्वर? ये सर्वर गूगल ने बनाया है, ये सर्वर माइक्रोसॉफ्ट ने भी बनाया है। इनके सर्वर पे आप अपनी हेडर फाइल्स डाल सकते हैं और पूरी दुनिया उन हेडर फाइल्स को यूज कर सकती है। तो मतलब अगर अमेरिका में कोई बैठकर सी में प्रोग्रामिंग कर रहा है और मैं उसे अपनी हेडर फाइल देना चाहता हूं तो दे सकता हूं, बिल्कुल, मैं इस कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू उसको हेडर फाइल दे सकता हूं, प्रोवाइडेड वो बंदा मुझ पे ट्रस्ट करे, प्रोवाइडेड मेरा कोड वायरस फ्री हो, प्रोवाइडेड वो मेरे कोड को यूज करने में इंटरेस्टेड हो। आया समझ? बात क्लियर हुई? ऐसे आप अपनी हेडर फाइल दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, पर अभी तो बहुत बहुत जल्दी है ना, अभी तो हेलो ही प्रिंट करा रहे हैं, हेलो थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी को, कुछ ढंग का काम कर लें तब तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, बट कर सकते हैं, राइट। चलूं आगे। हाँ, तो मैं कुछ रैपिड फायर की बात कर रहा था आपसे, तो अब मैं फटाफट इस पूरे प्रोसेस को क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट करूंगा, आप फटाफट मुझे उसका जवाब देंगे। ठीक है, माय फर्स्ट क्वेश्चन, द कोड विच वी राइट इज कॉल्ड एज, एवरीवन प्लीज आंसर, द कोड विच वी राइट इज कॉल्ड एज, very good, the code, let me open the diagram, the code which we write is called as the source code, very good, our source code goes to the
our source code goes to the preprocessor. Very good. The code which preprocessor produces is called as? The code which preprocessor produces is called as? Very good. Is called as expanded source code. Very good. Expanded source code goes to the? Expanded source code goes to the compiler. Good. The compiler produces? The compiler produces machine code. फाइन, ठीक है. अब मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, आप हाँ ना में जवाब देना. ठीक है. अभी आपने रैपिड फायर करा, अब ट्रू फॉल्स करना. जो आपने अभी कहानी सुनी उसके बेस पर एक स्टेटमेंट में बोलूंगा, आप बताना ट्रू और फॉल्स. ठीक. सी लैंग्वेज कंपाइलर has no idea about header files. क्या कहते हैं? Yes और no. सी लैंग्वेज के कंपाइलर को पता ही नहीं होता हेडर फाइल नाम की कोई चीज होती है. 100% yes. एब्सोल्युटली ट्रू. पता ही नहीं होता उसे हेडर फाइल क्या होती है. कारण ध्यान से देखिए, कंपाइलर तक हेडर फाइल जाती ही नहीं है. कंपाइलर तक हेडर फाइल का कोड जाता है. कंपाइलर को stdio.h नाम नहीं दिखता, उसके अंदर की कोडिंग दिखती है. तो हेडर फाइल है ये सच किसको पता है? हेडर फाइल है ये सच सिर्फ प्रोग्रामर को पता है, प्री प्रोसेसर को पता है. बस मेरे और प्री प्रोसेसर के बीच में एक बार प्रोग्राम प्री प्रोसेसर से पास हो जाए तो कंपाइलर को तो पता ही नहीं लगता कि ये हेडर फाइल है. इसका मतलब कंपाइलर को ऐसा लगता है कि ये पूरा 625 लाइनें आपने लिखी हैं. क्या बोलते हैं? कंपाइलर को ऐसा लगता है ये पूरी 625 लाइनें आपने लिखी हैं. यस, कंपाइलर को ऐसा लगता है पूरा कोड आपने लिखा है. उसे नहीं मालूम कि ऊपर वाला जो कोड है वो प्री प्रोसेसर ने हेडर फाइल से लाकर पेस्ट करा है. सो अगर कोई बोलता है हेडर फाइल कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हेडर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है. राइट? यस, कंपाइलर को ऐसा लगता है पूरा कोड आप ही ने टाइप करा है, ऑल 625 लाइंस. सो कंपाइलर हैज नो आइडिया कि हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम में होती भी होंगी. आया समझ? पूरा प्रोसेस पूरे क्लियर हुआ आज का लेक्चर? कहां से कहानी शुरू होती है, कहां खत्म होती है. राइट? और ये सब कुछ होता है सिर्फ एक बटन क्लिक पे. मैं बार बार कह रहा हूं, विच इज कंपाइलर. मैं यहां लेबलिंग कर दूं. ये स्टेप नंबर 5 तक कहां होता है? ये होता है कंपाइलेशन तक. दिस अकर्स, लेट मी राइट इट डाउन, up till this occurs when we compile the code. So I'm writing it here. Up till this step, process occurs when we compile the code. ये कंपाइल करने तक का प्रोसेस है. और फिर ये वाला जो स्टेप है ये शुरू होता है जब आप कोड रन करते हो. From here, execution begins. From here, execution begins. यहां से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन. बताइए, स्टोरी क्लियर? ऑल क्लियर? गुड. अब आता है प्रोग्राम का सबसे क्रूशियल पार्ट, जो पूरा 1 घंटे का समय लेगा, जिसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज वॉइड मेन. क्यों लिखते हैं हम अपने प्रोग्राम में वॉइड? क्यों लिखते हैं हम अपने प्रोग्राम में मेन? मेन क्या है और अंदर का कोड जो हमने लिखा उसका क्या मतलब है? अगला लेक्चर सबसे क्रूशियल लेक्चर है हमारा बिगनिंग स्टेज का. मेक श्योर लेक्चर आपका बिल्कुल मिस ना हो. राइट? बैकअप मिल जाएगा, बट बैकअप की बात बैकअप की होती है. कोशिश करिए आप मेन लेक्चर मिस ना करें. बिल्कुल बिल्कुल आयुष, कोई भी सॉफ्टवेयर किसी ना किसी लैंग्वेज में ही बनता है. राइट? जैसे जावा का नेटबीन्स जावा में डिजाइंड है, पाइथन का आईडी भी जावा में डिजाइंड है, पाइचाम. एंड्रॉइड का आईडी भी जावा में डिजाइंड है, जिसका नाम है एंड्रॉइड स्टूडियो. टर्बो C++ सी में डिजाइंड है, जो सी का आईडी है वो सी में ही डिजाइंड है.
मैं बताऊंगा तृप्तांश आपको, अभी नहीं, अभी सिर्फ टर्बो पे काम करेंगे हम कुछ दिनों तक, कुछ दिनों के बाद हम शिफ्ट होंगे दूसरे आईडी पे। और वैसे मैं बता चुका हूं हम 2 आईडीज यूज करेंगे, एक टर्बो और दूसरा कौन सा, दूसरा हम यूज करेंगे कोड ब्लॉक्स। ठीक है, तो ज्यादा दिन नहीं है कोड ब्लॉक्स के आने में, चिंता मत करिए, बस एक बार बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएं, फिर मैं आपको कोड ब्लॉक्स पे शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपके आज के लेक्चर के पेजेस हैं, स्क्रीनशॉट्स ले लिया आपने, और नहीं भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं वॉइड मेन से डिस्कशन।